हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। जिस सिलेबस का यूजीसी नेट सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 14 नंबर का हम सिलेबस का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक की बात करेंगे और सिस्टमैटिक सिलेबस को फिर से देखेंगे। तो यूनिट 6 का नाम है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि बजट वगैरह सारा इसी के अंदर हमें कवर करना। हम उसी वे में कवर करेंगे टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मिक्स्ड इकोनॉमी से जो एलपीजी तक का सफ़र है वो कैसे हुआ, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड थी, उसके बाद धीरे धीरे लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का फॉर्म आया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी से हम इन तीनों इम्पॉर्टेंट टर्म की ओर जाते। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी आती है न्यू वाली, और उस पॉलिसीज़ में इंट्रोड्यूस्ड होता है एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इकोनॉमिक रिफॉर्म की अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए हैं वो है सिलेबस के अंदर। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। पहले हमें पॉलिसीज़ पढ़नी है जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, मतलब सिंस इंडिपेंडेंस के बाद कैसी थी, और बाद में जब पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी हमें पढ़नी है कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए, क्या रिफॉर्म्स आए, क्या इवोल्यूशन हुआ। फिर है गवर्नमेंट इन बिजनेस, कि जब गवर्नमेंट का बिजनेस के अंदर मतलब इंटरफेयर होता है तो किस तरह से रिफॉर्म्स होते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेज पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स, ग्रोथ्स एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। यहाँ पे कंसेप्ट, ग्रोथ और टाइप्स पढ़नी है पब्लिक इंटरप्राइजेज की। फिर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑटोनॉमी, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑन सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये टॉपिक के नाम हैं, हम बस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके अंदर फाइनेंशियल जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों, टैक्स वगैरह का भी इसी में हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, कि पब्लिक फाइनेंस का गवर्नमेंट ऑपरेशंस में क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये है बजट। मीन्स बजट इज़ लाइक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बजट में पर्पस, सिग्निफिकेंस एंड प्रोसेस, कि कैसे बजट बनता है, इनेक्टमेंट और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बजट क्या क्या हैं, पीपीबीएस, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस बजट, जेंडर बजट, और फिर नीचे नेक्स्ट एफआरबीएमए बजट, सनसेट और लेजिस्लेशन, फ्रेमवर्क, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी में पढ़नी पड़ेगी। एक्चुअली ये पूरा इकोनॉमिक का एक पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी में हमें दे रखा है 6th यूनिट के अंदर। और हालांकि यूजीसी के अंदर बजट के टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और कभी कभी करंट से भी आ सकते हैं। सो फिस्कल फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, कहते हैं ना 2 पहिए की सरकार वगैरह वाला, वो सब इसमें कि अगर यूनियन बजट मतलब कभी कभी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट अलग होती है वो स्टेट को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रोल करती है, तो ये सब कुछ क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूनियन रिलेशंस कैसे ख़राब हो सकते हैं, ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेट, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन रोल इन रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंस कमीशन ही तो हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो क्या उसका रोल है फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, और ये किस पे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होना चाहिए। मैकेनिज्म्स फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड कंट्रोल ऑडिटर, कैग भी इसी में हमें पढ़ना है। देन रोल्स इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, इनके रोल्स वगैरह पढ़ने हैं। इसके अंदर हमें सारी कमेटीज़ पढ़नी, स्टैंडिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, जो बजट वगैरह का आकलन वो सब समितियाँ होती है वो सब पढ़ना है, वो सब हम डिटेल में कवर करेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। देन टैक्सेशन पॉलिसीज़ आती है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशंस क्या है, बेसिस प्रिंसिपल गाइडिंग टैक्सेशन पॉलिसीज़, टाइप्स ऑफ टैक्सेशंस, प्रोग्रेसिव एंड ई proportions of taxation systems, reforms in taxation, क्या क्या सुधार हुए हैं
चेंजेस एम्ड एट इम्प्रूविंग टैक्स पॉलिसीज फॉर इफेक्टिवनेस की क्या क्या चेंजेस आए। नाउ हम बात करेंगे यूनिट 7 की, जिसका नाम है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी यूनिट्स के हमारे पास बुक्स मिल जाएगी, हमें बुक से हेल्प मिलती है, इसकी कोई फिक्स्ड बुक है नहीं ऐसे, तो इसे हमें सोशल मीडिया से या फिर बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कवर करना है इस यूनिट को। बाकी ये यूनिट भी बहुत अच्छी है एंड स्कोरिंग भी है, क्योंकि लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें इसे डिटेल से पढ़ना। नाउ जो इसका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो नाम है इसका सब टॉपिक्स देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर कि क्या कंसेप्ट है सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस क्या है एंड सोशल चेंज, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें देखने डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव देखने हैं वेलफेयर के, सोशल जस्टिस के, सोशल चेंज के, इनके ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशंस भी हमें देखनी है। देन कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन सोशल जस्टिस, इक्विटी क्या है, इक्वलिटी, एम्फेसाइज ऑन फेयर ट्रीटमेंट कि सबको बराबर मिले, इंक्लूजन इन सोशल सिस्टम में, तभी इक्विटी मानी जाएगी कि हर जिसको ज़रूरत है मतलब बराबर तरीके से इक्विटी, इक्वालिटी, ये सब इसमें समझेंगे। देन कंसेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ वगैरह की जितनी भी बात है हम इसमें पढ़ेंगे। पॉलिसीज़ फॉर एफर्मेटिव इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस एंड पॉलिसीज़। Then institutional arrangement for social welfare, social justice and administration. Government bodies responsible for social welfare and justice, कितनी गवर्नमेंट, इसमें NGOs वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो सब। लाइक देखिए NGOs, सिविल सोसाइटीज़ एंड वॉल्टियर मतलब एजेंसीज़ का क्या रोल होता है। गवर्नमेंट का तो होता ही है सोशल वेलफेयर में, बट ज़रूरी नहीं है कि सारा काम गवर्नमेंट करे, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है वेलफेयर में, समाज सेवा में। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड वॉलंटियर एजेंसीज इन सोशल वेलफेयर। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उनके प्रोग्राम, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर कैसे, इनिशिएटिव्स क्या लेते हैं वो। फिर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, ST, SCs, OBCs, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, डिफरेंटली बिल्ड, दिव्यांग एंड माइनॉरिटी, सबके अलग अलग, सबको अलग अलग रिजर्वेशन मिली हुई है, उन सब की स्टडी करनी है, उनका पूरा देखना है कि उन्हें सोशल वेलफेयर में कितना लाभ पहुंचता है, प्रॉफिट पहुंचता है ऑफ गवर्नमेंट का। कमीशंस फॉर सोशल वेलफेयर कितनी बनी हुई है, स्पेसिफिक कमीशन फॉर वुमेन, ST एंड SC के लिए, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, इंक्लूडिंग देयर रोल्स एंड फंक्शन, सब कुछ पढ़ना है, उनके रोल फंक्शन क्या है, क्या बेनिफिट मिला है उनको गवर्नमेंट से। ओके, नेक्स्ट इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक जैसा लग रहा है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको सब कुछ आना चाहिए, तुरंत डिसीजन मेकिंग लेना कि कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया जाए, तो ये भी पढ़ना। नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, अलग अलग तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, वो सब कुछ पढ़ना है। थोड़ी सी यूनिट ये मैंने बताया था अलग है, और इसके हमें डिफरेंट सोर्सेज से इसको कवर करना पड़ेगा। ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर, कि मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर से हमें हर चीज़ से फाइट करना आना चाहिए, तो हर चीज़ को पहले हम पढ़ेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कितने इंस्टीट्यूट बने हैं, क्या है, फ्रेमवर्क्स ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर और कैसे मैनेजमेंट करना है। रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, की डिज़ास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट क्या करती है, नॉन स्टेट एक्टर जो गवर्नमेंट में नहीं है वो क्या कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 8। ये यूनिट मैं बोलूँगी वन ऑफ द, मतलब 1 नंबर टू 10 नंबर की यूनिट देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और एक दूसरे नाम से जानने लगे हैं, जो है पब्लिक पॉलिसी। स्पेसिफिक ये एक सब्जेक्ट के रूप में ही बहुत से इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन कंट्रीज़ में ये अलग ही एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा है, पब्लिक पॉलिसी ओनली। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, यूनिट 8। तो इसको थोड़ा देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी है इसके अंदर, जिसका हमें पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नेचर, स्कोप तो हमें हर एक टॉपिक का पढ़ना ही है। फिर इवोल्यूशन देखते हैं ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी साइंस का। फिर पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन अप्रोचेज हैं कि इसको पढ़ने के अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था स्ट्रक्चरल फंक्शन सिस्टम अप्रोच टू स्टडी द CPA,
कंपैरेटिव पब्लिक एड को पढ़ने के अप्रोचेस, वैसे ही पब्लिक पॉलिसी को पढ़ने के भी अपने अप्रोचेस हैं। उसके अंदर फर्स्ट अप्रोच का नाम है प्रोसेस अप्रोच, देन लॉजिकल पॉजिटिविज्म, फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोचेस, देन थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। किन किन ने थ्योरीज दी है, तो हैरोल्ड लॉसवेल राइटर बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ल्स लिम्डॉन एंड ये यज़िकल ड्रॉर, राइट। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि क्या कौन कौन पॉलिसी मेकिंग करता है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों ही बनाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस क्या क्या है, एम्पिरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉलिसी टाइप्स, एम्पिरिकल, नॉर्मेटिव, रेस्ट्रोपेटिव, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सब टाइप्स हैं पॉलिसी के। देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, वेट अ मिनट, यस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कैसे पॉलिसी को क्रियान्वयन किया जाए, उसके आउटकम्स, रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। देन इवेल्युएशन, देखना उसे अच्छे से। कंसंट्रेट्स ऑन पब्लिक पॉलिसी, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल। रोल ऑफ मीडिया क्या है पब्लिक पॉलिसी में, रोल ऑफ मीडिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक ओपिनियन की जन सहभागिता क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है। सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स ऑन पॉलिसी मेकिंग। तो ये होती है हमारी यूनिट 8 कंप्लीट यहाँ पर, ये सिलेबस। देन यूनिट 9 है, यूनिट 9 का नाम है गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। ये आज के टाइम की इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर पढ़ते हैं एंशिएंट डिस्कोर्सेज ऑन गुड गवर्नेंस, कि पहले गुड गवर्नेंस पे एंशिएंट लोगों ने क्या कहे हैं, तो उसमें कौटिल्य कहते हैं एम्फेसाइजेस लॉ, ऑर्डर एंड वेलफेयर फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेट। वो बात करते हैं गुड गवर्नेंस तभी होगी जब आपकी लॉ, ऑर्डर, वेलफेयर, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा आपके पास। थ्योरीज ऑफ जस्टिस, एथिकल लीडरशिप एंड स्टेट क्राफ्ट, इसमें भी गुड गवर्नेंस को बताने के लिए अच्छे स्टेट क्राफ्ट को चलाया जाना चाहिए। देन प्लेटो एंड एरिस्टोटल फोकस्ड ऑन द आइडियल स्टेट, यहाँ पे प्लेटो की भी बात करेंगे हम और एरिस्टोटल की भी बात करेंगे, और वो किस पे फोकस्ड करते हैं, वो फोकस करते हैं आइडियल स्टेट, जस्टिस, एथिक्स एंड वर्च्यूज़, कि गुण, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस की जाती है। देन एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस, क्या क्या बनाते हैं गुड गवर्नेंस को। वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी एम्फेसाइजेस स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी कोलैबोरेटिंग ऑन, तो ये सब मतलब बाजार बढ़ेगा तो फिर वो गुड गवर्नेंस के अंदर आता है। यूएनडीपी पढ़ना है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी जो है, ये कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ये बनाते हैं गुड गवर्नेंस को, कि एक गवर्नेंस गुड कब होगी, जब उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ होंगे, लॉ होंगे, सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, इट्स मीन डेमोक्रेसी होगी, राइट। तो ये सब गुड गवर्नेंस के फॉर्म्स बिल्ड करेंगे। पब्लिक चॉइस थ्योरी, की जनता की जो पब्लिक है, जनता जो है उसकी चॉइस मैटर करती है। फोकस इज ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, मतलब हर एक पर आपको फोकस करना है, किसी का इंडिविजुअल डिसीजन कभी कभी बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। सो विद इन द पब्लिक सेक्टर के अंदर हमें देखना है इफ़िशियंसी इन डिसीजन मेकिंग की, फटाफट हम निर्णय निर्माण की शक्ति में हमारे पास इफ़िशियंसी कैसे आए, तुरंत हम प्रभावकारिता कैसे ला सकते हैं। तो रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को हटाया जाए और डिसीजन मेकिंग में इफ़िशियंसी लाया जाए। ब्यूरोक्रेसी एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, हमें भी पता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम, इंट्रोडक्शन जो हम देंगे एनपीएम का, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को बोला गया है कि गवर्नमेंट अपना जो है स्टेट कम करे और मार्केट को इंक्रीज करे। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट सेक्टर्स को मैनेजमेंट करना। एम्फेसाइज ऑन इफ़िशियंसी, इफेक्टिव, 3E इसी में आता है, इफेक्टिवनेस, इफ़िशियंसी एंड इकोनॉमी, राइट। देन दिस इज कॉल्ड कस्टमर सर्विस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। देन पब्लिक वैल्यू थ्योरी, पब्लिक वैल्यू थ्योरी में सीक टू क्रिएट वैल्यू फॉर सोसाइटी दो पब्लिक सेक्टर्स गोल्स एंड सर्विसेज, पब्लिक लोगों को सिखाना। एंड देन इनोवेशन सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए पॉलिसीज जितनी भी, एनहेंसिंग पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाना ज़रूरी है, ये है। देन गवर्नमेंट कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट एज थ्योरी, पब्लिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क गाइडिंग पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
देन स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी, पार्टनरशिप, पब्लिक्स मतलब प्राइवेट वर्सेस पब्लिक मिल के काम करें। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट की मिलकर काम करनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए अच्छी और कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनकरेजेस इंटर एजेंसी एंड पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशंस फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस आउटकम्स, की अच्छे रिजल्ट आएंगे जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर कॉपरेशन से, सहभागिता से काम करेंगे। पार्टनरशिप्स, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और कोऑर्डिनेशन बैठाकर। देन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑन BRP, very important, redesigning process for efficiency and better service delivery, process simplifications, automations and efficiency gain करने के लिए। देन ICT गवर्नेंस, यही तो गुड गवर्नेंस का एक नारा है, ICT गवर्नेंस, हर चीज़ को जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एवरीथिंग हम गवर्नेंस के तौर पर कर दे। ICT टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वे, डिजिटल गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन एक्सेस, e-readings, access and digital divide, prepare citizens and state for digital engagement, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। सरकार कोई पॉलिसी ला रही है तो तुरंत पब्लिक उसे पढ़कर अपना एनालिसिस कर सके, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जानी चाहिए। ऑनलाइन तभी तो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल लिटरेसी, रिड्यूसिंग डिजिटल इनइक्वालिटी, ये सब हेल्प करेगा। अगर सब कुछ ऑनलाइन होता है तो लिटरेसी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग क्या होगा, जो इलिटरेसी है वो रिड्यूस होगी और डिजिटल इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी। हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस और ट्रांसपेरेंस की, तीनों एक जैसे ही हैं। ओपननेस आनी चाहिए, हर चीज़ में अकाउंटेबल, सरकार को जवाबदेह बनना पड़ेगा पब्लिक के लिए। एंश्योर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, पब्लिक रिपोर्टिंग, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, एथिकल स्टैंडर्ड्स। देन जेंडर and governance, inclusions of gender considerations in government frameworks, gender equity होनी चाहिए, वुमेन्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और बराबर की पेड मिलनी चाहिए, इस तरह से बात की गई है। सिटीजन एंड गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी रोल एंड लिमिटेशंस, represent citizens interest but faces challenges in influence, okay, and then NGOs, public engagement, advocacy and limitations सब पर लगनी चाहिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड डिसीजन मेकिंग, सरकार के हर काम में, डिसीजन मेकिंग में पब्लिक का पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक कंसल्टेशंस होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, सिविक इंगेजमेंट एंड प्रोग्राम्स होना चाहिए। देन राइट इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट आया था, प्रोवाइड सिटीजन द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइक ये सेकंड और फर्स्ट दोनों ही हैं शायद इसमें इंक्लूड्स रिफॉर्म्स लाइक RTI, सिटीजन चार्टर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट्स, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एफिशिएंसी। नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन supervise RTI, implement actions and adjudicate the informations and related disputes, information access to rights, RTI enforcement। सिटीज़न चार्टर में हमें पढ़ना है सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब में सेम है। एथिक्स एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Ethics and public accountability, governance ethics ensures public officials act responsible, rule of law तभी तो गुड गवर्नेंस की बात है। रूल ऑफ लॉ, बेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एकदम फेयर होना चाहिए। एथिकल स्टैंडर्ड्स, लीगल कंप्लेंट्स एंड इंटीग्रिटी, इन गवर्नेंस में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में क्या क्या है, फाउंडेशन फॉर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी होनी चाहिए। फंडामेंटल वैल्यूज़ गाइडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब भावना से ओत प्रोत हो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव adjudications, legislation powers delegated to administrative authorities for specialized rules and adjudication. Then efficiency, expertise driven decision making. Next is ethical foundations governance,
families, societies, educations and sources of ethical values, ethical behavior rooted in social cultural, कि हमारे समाज में ही इसकी ethics की culture है, root है, family and influence, क्या करती है influence, ये सब टॉपिक तो बहुत सिलेबस में शॉर्टली दिए गए हैं, इसे डीप पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 10th जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी है, और ये पेपर 1 की भी एक यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड से एकदम मेल खाती हुई इम्पॉर्टेंट सी। सोशल साइंस जो है रिसर्च, मीनिंग पढ़ना है, सिग्निफिकेंस, सिस्टमैटिक स्टडी टू अंडरस्टैंड सोशल फेनोमिनन। देन मैथडोलॉजी वर्सेस मेथड क्या क्या होते हैं, फिलोसॉफिकल अप्रोच टू रिसर्च मेथड, टेक्निक्स, मेथड क्या होते हैं, टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस। मैथडोलॉजी तो फिलोसॉफिकल अप्रोचेज होती है रिसर्च करने की। एंड फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ इन रिसर्च का क्या काम है, तो एग्जामिन्स ऑब्जेक्टिवाइज एंड सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रेटिंग सोशल फैक्ट्स। रोल ऑफ रिसर्च इन थ्योरी बिल्डिंग, रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग, वैलिडेटिंग और रिफ्यूटिंग थ्योरीज, हमें हेल्प करती है रिसर्च हमारी जितनी भी वैलिडेशन है, जैसे कि वैलिड है या नहीं वो सब बताने में लिए। साइंटिफिक मेथड, स्टेप्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन सिखाना, ये सब क्या होता है इसके अंदर, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, कंक्लूजन होता है, ये सब साइंटिफिक मेथड में होता है। ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, इंश्योर अनबायस्ड, कि सोशल ऑब्जेक्टिविटी क्या क्या है, सोशल अनबायस्ड एंड न्यूट्रल अप्रोच से हम स्टडी करें, हम अगर हमें रिसर्च करनी है तो। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या हैं, इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड, ये सारी रिसर्च के टाइप्स पढ़ने हैं हमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, डिफाइनिंग अ क्लियर, स्पेसिफिक एंड रिसर्चेबल क्वेश्चन, तो आइडेंटिफिकेशन करना। हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस पढ़ना है। हाइपोथेसिस अ टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग अ रिलेशनशिप, नल हाइपोथेसिस अज्यूम्स नो रिलेशनशिप टेस्टेड फॉर रिजेक्शन, ये सब डीप में पढ़ना है। ये सब तो सिर्फ एक आपको एक मिरर दिखा दिया जा रहा है कि यस दिस इज़ द टॉपिक, और थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वैलिडेशन एंड ऑफ हाइपोथेसिस, की हाइपोथेसिस करेक्ट है यानी, यूज स्टैटिस्टिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस टू कंफर्म रिफ्यूट हाइपोथेसिस। Research design, blueprint for concluding research include method, sampling and analysis plans. Methods of data collection, primary sources, direct collection via observations, questionnaire, interviews, ये सब source। secondary data में use करना internet, library and pre-existing data को। sampling and sampling techniques, selecting a portions of the populations includes random, stratified clusters and systematic sampling। Then scales of measurement, nominal, ordinal, interval, ratio scales used to measure the characterized data. Analysis of data, interpreting data patterns of drawing conclusions often involves statistical software like SPSS, SPSS। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत अच्छा रिसोर्स है, डाटा मैनेजमेंट हो जाता है। देन patterns of ethics and creations, patterns of research, proper attribution, avoidations of plagiarism and ethical guidelines for research। bibliography, list of all sources, referenced research process। report writing बहुत important है, report write organizations findings into a structured document include abstract, methodology, research papers, analysis and conclusion। तो ये सब तो बहुत शॉर्ट में बताया गया है, इसका हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ये हुआ हमारा सिलेबस कंप्लीट। वास्तव में हम अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो आज हमने देख लिए हैं पार्ट 2 को बहुत अच्छे से। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब हमने डिटेल में सिलेबस भी देख लिया, अब डिटेल में स्टडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।